Dear viewers, today I am going to start class 11 chemistry syllabus, and today I am going to cover unit 1, which is some basic concepts of chemistry. Before to start this, I would like to introduce my name is Dr. Deepak Kumar. I have cleared GATE 2007 exam, GATE 2009 exam. I have done my PhD from CSIR IIIM Jammu. My first postdoctoral training was in University of Illinois Chicago, and my second postdoctoral training was in University of Massachusetts Medical School. And currently I am teaching IIT student. रिगार्डिंग केमिस्ट्री मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आपका हर टॉपिक पे कंसेप्ट क्लियर हो। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगर आप उनको समझने की कोशिश करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम उसमें जाएगा और अल्टीमेटली उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको बताता रहूँगा कि किन किन चीज़ों को डायरेक्ट याद कर लीजिए और किन चीज़ों को समझ के किया जा सकता है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 और मैं डायरेक्टली नेचर ऑफ मैटर्स पे आऊँगा, क्योंकि इससे पहले का अगर आप एक बार रीड करेंगे बुक में से तो आप उसको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसमें एंशिएंट केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नेचर ऑफ मैटर से। मैटर क्या होते हैं कि कोई भी चीज जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करे उसे कहते हैं मैटर। जैसे ये चाय का कप है, इसका एक मास है और इसने एक स्पेस कवर की हुई है। और ये पेंसिल, बुक, लैपटॉप, अलमीरा, आप अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ों को देख रहे हैं उनका एक मास है और उन्होंने स्पेस ऑक्युपाई किया है, और वो उन सबको आप मैटर कह सकते हैं। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट हैं, सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के केस में क्या होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं एंड दे आर हेल्ड स्ट्रांगली विद ईच अदर। ओके, जिसकी वजह से इनके अंदर मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। जबकि लिक्विड के पार्टिकल भी अरेंज होते हैं बट दे आर लूजली बाउंड होते हैं। लिक्विड के केस में लूजली बाउंड होते हैं, तो इनमें डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है लिटिल बिट। ओके, दे आर नॉट रिजिड लाइक सॉलिड। बट इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस के केस में पार्टिकल बहुत दूर होते हैं और इनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बहुत इजी होती है, फास्ट होती है और किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। ओके, तो सॉलिड को हम ये कह सकते हैं कि इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है। डेफिनेट वॉल्यूम जैसे ये एक लकड़ी का ब्लॉक है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है और एक डेफिनेट शेप भी है। और जब हम लिक्विड की बात करते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे कि 10 ml लिक्विड को अगर आप एक ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आप उसको एक जग में डालेंगे तो वो जग जग की शेप ले लेगा। जबकि गैसेस के केस में उनका ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही कोई डेफिनेट शेप है। आप उनको इतना स्पेस देंगे तो वो इसको भी कवर कर लेंगे, और अगर इतना स्पेस देंगे तो गैस के पार्टिकल इसे भी कवर कर सकते हैं। तो गैस का नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, and these physical state of matter are interconvertible. For example, solid को अगर आप हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को जब आप हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और जब गैस को आप कोल्ड करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है और फर्दर आप इसको कोल्ड करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। इसका एग्जांपल है वाटर। वाटर इन लिक्विड स्टेट, जब आप इसको हीट करेंगे
तो ये गैस बन जाएगा, और जब इसको कोल्ड करेंगे तो आइस की फॉर्म ले लेगा। ओके, मैटर को आप क्लासिफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जब किसी सब्सटेंस में एक ही तरह के पार्टिकल हो, एक ही तरह के पार्टिकल होंगे तो ऑफ कोर्स उनकी केमिकल नेचर सेम होगी। जैसे एक सब्सटेंस है, उसमें सिर्फ कॉपर के एटम है, ओके, तो दिस इज प्योर सब्सटेंस। या किसी सब्सटेंस में सिल्वर के एटम है, ओके, सो दिस इज प्योर सब्सटेंस। सेकंड केस है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस है फिक्स्ड कंपोजिशन। अब हम केस लिखते हैं वाटर का। वाटर में देखोगे कि आप दो तरह के एटम है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, लेकिन ये कंपोजिशन वाटर की हमेशा सेम रहती है। फॉर एग्जांपल एक ये सिस्टम है, इसमें अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वाटर की जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी, H2O H2O। सो ये भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। और अगर आपके पास ग्लूकोज का एक बॉक्स है, एक बॉक्स जिसमें ग्लूकोज भरा हुआ है, तो वो भी एक प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ग्लूकोज की कंपोजिशन हमेशा सेम रहती है, ऑल्दो उसमें एटम अलग अलग है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बट इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड है। ओके, जैसे कार्बन 6 ही होते हैं, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। अब हम आते हैं मिक्सचर की डेफिनेशन पे। पार्टिकल ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस क्रिएट मिक्सचर। ओके, तो if there is a pure substance A, pure substance B, pure substance C, जब आप इन तीनों को आपस में मिक्स करोगे तो ये एक मिक्सचर क्रिएट करेगा। ओके, और इनकी रेशो फिक्स नहीं होती है, ये कुछ किसी भी रेशो में हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल A, B, C 60, 30, 10, और कभी कभी ये हो गए 40, 40, 20, तो ये किसी भी रेशो में हो सकते हैं। मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट करूंगा। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिसमें एक ही तरह के एलिमेंट्स हो या एटम्स हो। सेकंड, अगर एटम उसमें दो है या दो से ज्यादा है तो उनकी कंपोजिशन सेम रहती है, फिक्स्ड रहती है, जैसे वाटर एंड ग्लूकोज। मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस जब आपस में मिलते हैं या मिक्स करते हैं किसी भी रैंडम कंपोजिशन में, तो वो मिक्सचर क्रिएट करते हैं। मिक्सचर को हम फर्दर टू फॉर्म में डिवाइड करते हैं। वन इज heterogeneous mixture, heterogeneous mixture, and other is homogeneous mixture, homogeneous। होमोजीनियस में क्या होता है कि उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। कंपोनेंट मैंने बताया क्या होता है, ए बी सी, जिससे मिक्सचर बनता है। अगर ये कंपोनेंट मिक्स हो जाए यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। जैसे शुगर को आप वाटर में डाल दो तो उसका एक सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन में शुगर के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। जैसे साल्ट प्लस शुगर, आप इजीली देखकर बता सकते हो कि इसमें साल्ट है या शुगर है। ओके, अब उस एक एग्जांपल ले लीजिए, ग्रेन प्लस पल्सेस प्लस डर्ट। ओके,
चावल, दाल और उसमें पत्थर को आप देख के बता सकते हो कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे प्योर सब्सटेंस को। प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में क्या होता है कि उसमें या तो एक ही तरह के एटम होते हैं या एक ही तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, राइट। अगर मैं आपको कहूं एक कॉपर की रॉड है तो इसका मतलब उसमें कॉपर के ही एटम होंगे, तो वो एक प्योर एलिमेंट है। ओके। या फिर एक सिस्टम लीजिए, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। किसी सिस्टम में अगर ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल हो तो उस सिस्टम को कहेंगे कि ये एक प्योर है, प्योर सिस्टम है, क्योंकि उसमें एक ही तरह के एलिमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स का पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर। ओके। वाटर भी एक मॉलिक्यूल है, बट ये बना है ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है। ये दो तरह के एटम से बना है लेकिन इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड है, इनकी जो रेशो है वो डेफिनेट है। तो किसी सिस्टम में अगर वाटर के ही मॉलिक्यूल है, ठीक, तो उस सिस्टम को भी हम कहेंगे कि ये एक प्योर सिस्टम है। ओके। और ऐसे ही ग्लूकोज, ग्लूकोज में तीन तरह के एटम देखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके। बट इनकी कंपोजिशन सेम रहती है, फिक्स्ड रहती है। तो अगर किसी सिस्टम में ग्लूकोज है तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम प्योर है। तो एटम क्या होता है? एटम हो गया सबसे स्मॉल एंटिटी, ओके, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके। तो मॉलिक्यूल क्या हुए? मॉलिक्यूल आपने यहाँ पे देखे, जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनता है। दूसरा आपने केस देखा, वाटर। वाटर भी एक तरह का मॉलिक्यूल है, बट जब ये मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें कंपाउंड भी कहा जा सकता है। और ग्लूकोज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। There are two type of property, physical property and chemical property. Physical property में क्या आता है? कलर आता है, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। केमिकल प्रॉपर्टी में आता है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, कंबस्टिबिलिटी क्या है उसकी, और उसकी रिएक्टिविटी कैसी है विद एसिड और बेस के साथ। और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है उसकी जो आइडेंटिटी है या कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होती है। ओके। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी में उसकी आइडेंटिटी सब्सटेंस की चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेक करते हो सब्सटेंस ए की और उसको रिएक्ट करते हो किसी बी के साथ तो वो एक नया कंपाउंड बनाएगा विच इज कॉल्ड सी। इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी पूरी चेंज हो गई। सो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट, सेक्शन 1.3.2 से मैं कहूँगा कि आप इस चीज को याद करिए, खुद पढ़िए, क्योंकि इसको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के नेम है, इसमें ईयर्स हैं जो आपको याद करने जा पड़ सकते हैं, ठीक है। और देर आर 7 बेस यूनिट इन एसआई सिस्टम एंड दीज यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। और हमें पता है मीटर किसकी यूनिट है, ये लेंथ की यूनिट है, किलोग्राम मास की यूनिट है, सेकंड टाइम की यूनिट है,
तो ये भी एक बार आप पढ़ लीजिए, इट इज़ वेरी इजी। और सिंबल अकॉर्डिंगली नेम से बने हैं। मीटर का एम लिया है, किलोग्राम का केजी लिया है, सेकंड का एस लिया है, एम्पियर का ए, केल्विन का के, मोल मोल एंड कैंडेला का सीडी लिया है। जस्ट एक बार इससे गो थ्रू हो जाइए तो इट्स वेरी इजी। सो अगेन स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि इन डेफिनेशंस को एक बार पढ़ लीजिए। ओके, तो लेंथ की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। मास की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट से। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद रख लीजिए, ये आगे भी काम आएगी। 6.60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34। टाइम की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम 133 एटम। सीजियम 133 ही क्यों लिया गया? एक्चुअली सीजियम के 40 आइसोटोप्स हैं जिसमें 133 ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए सीजियम 133 की जो भी फ्रीक्वेंसी है, ग्राउंड स्टेट हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, उसको यूज किया है टाइम की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए। ओके, देन देयर इज इलेक्ट्रिक करंट, उसमें एलिमेंट्री चार्ज E। ओके, देन हियर कम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से डिफाइन किया हुआ है। देन मोल्स को एवोगैड्रो कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं, और इस वैल्यू को याद कर लीजिए एवोगैड्रो नंबर्स को, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये भी आगे काम आएगी। देन कैंडेला। ओके, इन सभी डेफिनेशन को आप खुद से याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इसको समझाया नहीं जा सकता। सो दीज आर सम वैल्यूज। इन वैल्यूज को आप याद कीजिए खुद से, और जनरली इट इज वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपसे पूछता हूँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आपको डायरेक्टली कह सकते हो 1000 मीटर होते हैं। तो दिस इज 10⁻³ मीटर। तो यही है। किलो 10⁻³ होता है, सेंटी 10⁻⁻² होता है। जैसे मैं पूछता हूँ आपसे 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो यू कैन डायरेक्टली से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। इससे इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, राइट? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल इन योर बॉडी इज मेड अप ऑफ muscles plus bones. Okay, so these are matters, and these matters are creating substance. So the composition of matter remain same if you are in Delhi or in UP. Okay, तो जो आपका मास है वो सेम रहता है, इट रिमेन कांस्टेंट। ओके, और आपका जो मास बनता है वो अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है सब्सटेंस में उससे बनता है। जबकि हम वेट की बात करें तो वेट में एक फैक्टर आता है ग्रेविटी का। फॉर एग्जांपल, आपका वेट 70 kg है ऑन अर्थ। ओके, बट आपका वेट कम होगा मून के ऊपर। ओके, रीजन क्या है इसका? कि अर्थ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन यू एंड अर्थ इज हाई। ओके, उसकी वजह से आपका वेट यहाँ पर ज्यादा है, जबकि मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन यू एंड मून will be less. Okay, so this is the reason your weight on moon is less compared to your weight on earth. Now we will talk about volume. Volume is the amount of space occupied by substance, कि कितना
स्पेस घेरता है कोई भी सब्सटेंस उसे वॉल्यूम कहते हैं। और जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट होती है लेंथ क्यूब, ओके, या मीटर, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। जैसे ये मीटर क्यूब। जनरली हम लैब में लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करते हैं बीकर से, मेजरिंग सिलेंडर से, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से या ग्लास पाइपेट से। आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25 ml और एक ये यहाँ पे एक लाइन है। मीन्स अगर आप लिक्विड को फिल करते हो यहाँ तक तो इसमें आएगा 25 ml लिक्विड। सो अब हम आते हैं डेंसिटी की डेफिनेशन पे। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व, ओके। So density of substance is the amount of mass per unit volume. Amount of mass per unit volume. So ये है density का फार्मूला। मास की जो SI यूनिट है वो kg है, वॉल्यूम की SI यूनिट मीटर क्यूब है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। जनरली हम लैब में किलोग्राम क्वांटिटी में केमिकल डील नहीं करते हैं। इन लैब वी यूज इन ग्राम क्वांटिटी। इन दैट केस डेंसिटी की जो यूनिट बन जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली पार्टिकल आर पैक्ड इन ए सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल आप ये देखोगे कि एक ये बॉल है प्लास्टिक की और एक है ये आयरन की बॉल। तो यू विल से कि आयरन की बॉल का जो वेट है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं आयरन के वो टाइटली पैक है, जबकि प्लास्टिक के बॉल के जो पार्टिकल होते हैं वो लूजली पैक होते हैं। तो मीन्स डेंसिटी आपको बताती है कि हाउ क्लोजली योर पार्टिकल आर पैक्ड इन ए सब्सटेंस। अगर आपकी डेंसिटी ज्यादा है तो इट मीन्स योर पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड, ओके। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में एंड केल्विन में। K इज द SI यूनिट, ओके। जनरली आपने देखा होगा मार्केट में जो थर्मामीटर आते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जबकि फ़ारेनहाइट जो थर्मामीटर आते हैं उन पे जो स्केल होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है। जैसे कि आप 100 डिग्री सेल्सियस लगाते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस इज 180 प्लस दिस 32, so this is 212 degree Fahrenheit. So 100 degree Celsius is equal to 212 degree Fahrenheit. और ये फार्मूला है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। The temperature below 0 degree Celsius is only possible in Celsius scale. So कुछ जनरल नॉलेज के लिए पॉइंट की 1 किलोग्राम का जो मास है वो कितना होगा वो डिसाइड किया गया कि एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर है जो कि स्टोर किया हुआ है एयर टाइट जार में फ्रांस में, तो उसका जितना भी मास है वो मास इज इक्वल टू 1 kg, ओके। और ये प्लेटिनम और इरिडियम का स्टैंडर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि प्लेटिनम इरिडियम दे आर रेसिस्टेंट टू केमिकल अटैक एंड इनका जो मास होता है चेंज नहीं होता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इसलिए किलोग्राम जो स्टैंडर्ड बना वो बना प्लेटिनम
और इरिडियम के सिलेंडर से, सिलेंडर के मास से। ऐसे ही मीटर का जब स्टार्टिंग में हमें लेंथ मेजर करनी थी कि एक मीटर कितने होना चाहिए, तो उस समय प्लेटिनम और इरिडियम का एक बार होती थी, उसके वन एंड से दूसरे एंड की जो दूरी थी उसको मेजर किया गया और उसको कहा गया कि ओके, आज से जो मीटर होगा वो इतना होगा। बट बाद में 1960 में इसको चेंज किया गया। उसमें क्या किया गया कि जो क्रिप्टन लेजर होती है वो जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट करती है, अगर उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी वेवलेंथ आती है तो उस वेवलेंथ को हम मीटर की लेंथ कंसीडर करेंगे। और फाइनली अब क्या यूज करते हैं 1983 से कि लाइट कितना पाथ ट्रेवल करती है वैक्यूम में इतने इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इतने सेकंड में लाइट कितना पाथ ट्रेवल करती है वैक्यूम में, उस पाथ को 1 मीटर कंसीडर किया गया। सो फाइनली आई एम फिनिशिंग पार्ट 1 ऑफ यूनिट 1। और स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पार्ट में समझाने लायक कुछ नहीं था, आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो पार्ट्स आएंगे उसमें केमिस्ट्री को अच्छे से समझाया जा सकता है। यहाँ तक हम सिर्फ रट्टा ही मार सकते हैं केमिस्ट्री का। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।